हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा पीटी 365 पॉलिटी का लास्ट पार्ट है, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, आधार। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो आधार के ऊपर जो निर्णय दिया था उसकी समीक्षा करने के लिए याचिका डाली गई थी, ठीक है, जिसको जो है 4-1 के बहुमत से खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले उक्त निर्णय के बारे में देख लेते हैं। जो उच्च न्यायालय है उसने 2018 में क्या, केंद्र की जो महत्वपूर्ण योजना थी ना, आधार योजना, उसको संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था। ठीक है, इसको वैध घोषित कर दिया गया था। हालांकि इसके कुछ प्रावधान थे उसको निरस्त भी किया गया था। सबसे पहला, जो आयकर रिटर्न था, इनकम टैक्स रिटर्न होता है ना, वो भरने, और जो हमारा पैन कार्ड होता है, स्थायी खाता संख्या, उसके आवंटन के लिए आधार को जो है अनिवार्य बनाया गया। मतलब आपको अगर ये दोनों चीज़ें बनानी है, जैसे पैन कार्ड बनाना है या फिर आपको ITR भरना है, तो उसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा प्रमाणीकरण डेटा के जो भंडारण है उसकी अवधि को 5 वर्ष की बजाय 6 महीने कर दिया गया है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। तो जो इसका डाटा था वो पहले क्या था, 5 साल में जैसे एकत्रित किया जाता, अब 6 महीने में इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, बैंक खाता खुलवाने और मोबाइल नंबर कनेक्शन लेने के लिए जो उसकी अनिवार्य थी ना कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, किसी भी कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए निजी संस्था है, उसके द्वारा पहचान के लिए आधार की मांग नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब क्या, पहले क्या था, जैसे कंपलसरी था कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जो डेटा का साझाकरण होता है उसकी अनुमति देने वाले जितने भी प्रावधान थे उन पर रोक लगा दी है। ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं और सरकारी अगर सब्सिडी है उसकी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा चाहिए तो उसके लिए आपके पास अनिवार्य ही होना चाहिए आधार कार्ड। ठीक है, याचिका के जिन दो आधारों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के बहुमत से दिए गए निर्णय की समीक्षा करने की मांग की जा रही थी वे इस प्रकार थे। सबसे पहले, जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित जो कानून होगा वो धन विधेयक के रूप में घोषित करने का निर्णय जो है अंतिम होगा। जो लोकसभा में अध्यक्ष होता है ना, जैसे राज्यसभा में सभापति होता है, तो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है अगर उन्होंने कह दिया कि ये विधेयक जो है धन विधेयक है, तो उनका निर्णय अंतिम होगा और उसको चुनौती नहीं दे सकते हम। ठीक है, वर्ष 2018 में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णय होते हैं उसको कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये परिस्थिति आप अगर संसद चैप्टर देखेंगे लक्ष्मीकांत का तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं, है ना, 110 का आर्टिकल 110 का 1 और 2। ठीक है, इस टाइप से जो भी दे रखे हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आधार, वित्तीय और अन्य सहायकीय प्रसुविधाएं और सेवाओं के लक्षित परिधान अधिनियम 2016, आधार अधिनियम 2016 था, वो पास हुआ था, उसको अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के रूप में उचित रूप से प्रमाणित किया गया था उस समय पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह इस निष्कर्ष में कहा कि जो आधार अधिनियम है उसको धन विधेयक के रूप में लाना उचित प्रक्रिया थी उस समय पे, जो आधार अधिनियम 2016 पास हुआ था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आधार के बारे में पढ़ें तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, आधार मुख्यतः क्या है, जो भारत के जितने भी निवासी होते हैं उनके लिए जो UIDAI होता है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसके द्वारा एक 12 अंक जो आपका आधार कार्ड है उस पर 12 अंक दिए होते हैं ना, तो उसकी एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, मतलब यूनिक होती है वो। ठीक है, आपकी जो होगी वो किसी दूसरे की नहीं होगी। आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत जो स्थापित UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है। ठीक है, UIDAI जो है MITI जो मंत्रालय है, MITI मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके तहत कार्य करता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, MITI मंत्रालय के तहत आता है ये। उसके अलावा आधार में बायोमेट्रिक डाटा के जो है 4 प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी होती है, आपका नाम, आयु, लिंग और पता, इनको समाविष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त आधार के तहत जो वर्चुअल आईडी होती है, ये जो है इसको अब शामिल किया गया है। एक वर्चुअल आईडी आपको दी जाएगी जो किसी व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। ठीक है, आधार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी जितनी भी सेवाएं होती है उस पर निर्भर देश के जो बहुसंख्यक निवासी हैं उनको कुशल, पारदर्शी और लक्षित आधार पर सेवा वितरण के लिए राज्य की क्षमता में सुधार करना। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जो 95% जो वयस्क है, ठीक है, और 75% जो बच्चे हैं उनके नामांकन को पूर्ण कर लिया गया अभी तक आधार में। 8% या फिर 102 मिलियन लोगों का आधार नामांकन अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, 80%
लाभार्थियों का कहना क्या है कि जो आधार की जो वो है प्रक्रिया है आधार नामांकन की, उसके द्वारा जो उनका पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम जो राशन होता है, जो मनरेगा की जो स्कीम है, सामाजिक जो पेंशन है, और अधिक विश्वसनीय बनाने में इससे सहायता प्राप्त हुई है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। उसके अलावा हाल ही में जो आधार एवं अन्य कानून अधिनियम 2019 है, ठीक है, जो आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, उसको मार्च 2019 में प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद द्वारा इसे पारित किया गया। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है जो संशोधन हुआ इनमें? तो विशेषता सबसे पहली है जो आधार संख्या है, जो आधार संख्या है वो धारकों को ऑफलाइन सत्यापन का, पहले क्या होता था जैसे आप जाते थे तो आपको ऑनलाइन सब कुछ करना पड़ता था, ठीक है, पर अब क्या होगा आपको ऑफलाइन इसका ऑप्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, UIDAI द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के तहत वर्णित विधियों के माध्यम से प्रमाणीकरण के बिना किसी व्यक्ति की पहचान के ऑफलाइन सत्यापन की अनुमति प्रदान करेगा। ठीक है, उसके अलावा स्वैच्छिक उपयोग, एक व्यक्ति अगर प्रमाणीकरण करता है या फिर ऑफलाइन सत्यापन द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए जो है स्वैच्छिक रूप से अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। ठीक है, उसका जो आधार नंबर होगा उसके लिए उसका वो यूज़ कहीं पे भी प्रमाणीकरण के लिए कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा किसी भी सेवा के प्रावधान हेतु आधार के तहत किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाणीकरण केवल संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन ही अनिवार्य बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब संसद ही इसमें जो है जो विधि बना सकती है, कोई भी कानून बना सकती है इसके ऊपर। यह जन्म व मृत्यु पंजीकरण के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब कोई जैसे पैदा होता है तो उसका वो पंजीकरण कराता है ना, जन्म प्रमाण पत्र होता है, उसके लिए आधार अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, या फिर मृत्यु के बाद भी। इसके तहत जो टेलीफोन अधिनियम 1885 या फिर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 है, उसको संशोधित किया गया। इसके अनुसार जो टेलीफोन कंपनी है, बैंक है, वित्तीय संस्थान है, अपने ग्राहकों की पहचान को अग्रलिखित के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, पहले से ही मतलब जो लिखा हुआ है, पहले से जो प्रमाणित है, उसके ज़रिए भी इसे प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बैंक में कोई अकाउंट है ना, या फिर टेलीफोन कंपनी जो होता है उसमें हमारा नाम हो कहीं पे। इसके अलावा आधार का प्रमाणीकरण ऑफलाइन या सत्यापन पासपोर्ट द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज हो उसके द्वारा भी आप अपना प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इसके बाद व्यक्ति के पास अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए किसी भी जो विधि है उसका उपयोग करने का विकल्प होगा, जो ऊपर हमने पढ़ी है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं होने पर उसे किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपको कोई सेवा चाहिए और आपके पास आधार नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, है ना, या फिर आप कहीं पे बिजली वगैरह का बिल में अपना जो रजिस्टर करना चाहते हैं तो वहाँ पे नहीं होगा, मतलब उसके अलावा भी हो जाएगा। ठीक है, आधार का उपयोग करने वाली जो संस्थाएँ हैं, ये संस्थाएं जो है आधार का यूज़ करती है, जो नीचे दे रखी है। अनुमति दी जा सकती है यदि UIDAI इस तथ्य से संतुष्ट हो जाए कि वह संस्था जो है गोपनीय और सुरक्षा के कुछ मानकों का अनुपालन करती है। ठीक है, जिस भी उसमें वो अपना रजिस्टर करा रहा है उसमें गोपनीयता हो और सुरक्षा हो। उसके अलावा उस कानून द्वारा अनुमति प्राप्त हो या राज्य के हित में केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के प्रमाणीकरण हेतु प्रयास कर रही हो। ठीक है, बच्चों के आधार संख्या, अगर आधार नंबर की बात करें तो उसके लिए उसके माता पिता या फिर अभिभावक, मतलब जो उसका गार्जियन होगा, उसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। और उसके बाद 18 वर्ष की आयु के बाद उसे अपने आधार को रद्द करना होगा। ठीक है, मतलब दोबारा दूसरा बनाना होगा, क्योंकि जो फिजिकल चेंजेस आएंगे बच्चे में, जैविक परिवर्तन होंगे, उसकी वजह से उसे 18 के बाद दोबारा अपना आधार कार्ड बनवाना पड़ता है। कुछ मामलों में सूचना का प्रकटीकरण, केवल जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा आदेश के लिए प्रकटीकरण की अनुमति प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना का प्रकटीकरण करने संबंधी निर्देश केवल सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी, जो राष्ट्रीय होगा ना, जो केंद्र स्तर पर, मतलब तो सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। उसके अलावा UIDAI निधि की बात करें अगर, जो धन का जहाँ पे संयोजन होगा, तो इस अधिनियम के तहत जो भारत विशिष्ट पहचान पत्र निधि, इसका सृजन किया जाएगा। ठीक है, भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI द्वारा सभी जो शुल्क होंगे, प्राप्त अनुदान होंगे, शुल्क होंगे, इस निधि में जमा किए जाएंगे। ठीक है, जो UIDAI निधि है, निधि का उपयोग जो है UIDAI के व्ययों के लिए किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी के वेतन और भत्ते सब शामिल होते हैं। उसके बाद शिकायतें, यह किसी व्यक्ति को अपनी पहचान का प्रतिरूपण या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण सहित कुछ मामलों में शिकायत दर्ज करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, यह नामांकन जो है एजेंसियों, आग्रह करने वाली एजेंसियों या फिर ऑफलाइन सत्यापन हेतु प्रयासरत संस्थाओं के शामिल करने के लिए आधार पारितंत्र को जो है परिभाषित करता है। ठीक है, मतलब आप इन सब के खिलाफ जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। अर्थदंड,
यूआईडीआई आधार परितंत्र में किसी भी जो संस्था है उसके विरुद्ध शिकायत संबंधी पहल कर सकता है। यदि वह संस्था जो कंप्लेंट है ये कब होगी? यदि आधार जो अधिनियम है या फिर यूआईडीआई उसके निर्देशों का पालन करने में कोई असमर्थ हो, यूआईडीआई द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रस्तुत करने में विफल रह जाए। इसके अतिरिक्त दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण निर्णय अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण के रूप में ये जो है कार्य करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? मिशन कर्मयोगी। ठीक है, तो इसमें जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने एक मिशन कर्मयोगी को उसको स्वीकृति प्रदान करती है, जो कि क्या था? राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास निर्माण, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब इनकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी हो तो वो किस हिसाब से जो है इसको आवंटित किया जाए, मतलब पैसा इसमें खर्च किया जाए। ठीक है, तो वित्तीय आवंटन की अगर बात करें तो इसमें 510 करोड़ रुपए की धनराशि लग रही है। ठीक है, जिसके तहत जो है 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सम्मिलित करके 2020 से 21 में और 2020 से 21 से लेके 2024 से 25 तक, ठीक है, इतनी धनराशि इसमें व्यय की जाएगी, 510.86 करोड़। यह जो है व्यय आंशिक रूप से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से बहुपक्षीय सहयोग द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, इसमें अमेरिकी जो डॉलर का जो समर्थन हुआ है, मतलब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें साथ में रहेंगे। ठीक है, अगर NPCSCB इसकी बात करें, NPCSCB यही है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसके मुख्य मार्गदर्शक अगर सिद्धांतों की बात करें तो उसके अंतर्गत क्या शामिल है? जो भी सिविल सेवक के जो पद हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है आवंटित कार्यों को उनकी क्षमताओं के साथ समायोजित कर जो हमारी जो सिविल सर्वेंट की जो भूमिका होती है नियम आधारित से ट्रांसफ़र करके भूमिका आधारित उनके रोल बेस्ड जो HR प्रबंधन है उसको अपनाया जाएगा। ठीक है, अब नियम आधारित से अब भूमिका आधारित पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऑफ साइट लर्निंग, ठीक है, इसको बेहतर बनाने के लिए ऑन साइट लर्निंग, जैसे कि आप कुछ चीज़ें अभी बैठ के आप किताब में पढ़ रहे हैं ना, वो ऑफ साइट लर्निंग होगी, और उसी चीज़ को जब जाके आप फील्ड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे उसका, तो वो ऑन साइट लर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो इस पर बल दिया जा रहा है अब। उसके अलावा शिक्षण सामग्री संस्थान कर्मियों सहित जो साझा प्रशिक्षण अवसंरचना है, ठीक है, उसके एक पारिस्थितिकी तंत्र का इसमें निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को जो है भूमिकाओं, गतिविधियों, दक्षता ढांचा इसके आधारित दृष्टिकोण के साथ अघटित किया जाएगा। अघटित क्या होता है? अपडेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब फ्रेम ऑफ रोल्स, एक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंसीज इसके उस पर जो है इसे अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा जो सभी सिविल सेवक हैं उनको अपनी जो व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र है उससे संबंधित जो भी उनकी दक्षता होगी, ठीक है, जो भी कॉम्पिटेंसीज होगी उनको निरंतर विकसित करते हुए सुदृढ़ करने का अवसर इसमें उपलब्ध कराना होगा। सभी जो भी केंद्रीय मंत्रालय हमारे और जो उसके विभाग है उसको साझे पारिस्थितिकी तंत्र के सह निर्माण की दिशा में अपने जितने भी उनके संसाधन हैं ना उनके पास, उनको प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने में सक्षम बनाना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी सार्वजनिक प्रशिक्षण हमारे जो संस्थान है, एक सेकेंड, जितने भी हमारे सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय आदि सहित सीखने की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित जो सर्वोत्तम विषय वस्तु के निर्माता है उसके साथ साझेदारी करी जाएगी। ठीक है, इस कार्यक्रम को जो है iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इसकी स्थापना द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यह क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित व डिजिटल ई-लर्निंग जो होती है ना सामग्री उपलब्ध करवाएगा। क्षमता विकास के अतिरिक्त सेवा मामलों जैसे कि हमारी परिवीक्षा अवधि जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना, मतलब इसे बोलते हैं ट्रेनिंग पीरियड भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम काम सारा सिखाया जाता है। उसके पश्चात जो पुष्टिकरण या स्थायीकरण, तैनाती, कार्य निर्धारण और रिक्तियाँ उसकी अधिसूचना इत्यादि को अंततः प्रस्तावित दक्षता या योग्यता संरचना के साथ इसमें एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, जो iGOT है, iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है? एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो इसके जो कर्मयोगी मंच है उसके सभी उपयोगकर्ताओं को उसके प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन ढांचा भी निर्धारित किया जाएगा, ताकि जो मुख्य प्रदर्शन संकेतक हैं उनका डैशबोर्ड
अवलोकन किया जा सके। जो मतलब मुख्य प्रदर्शन संकेत है, डैशबोर्ड क्या होता है कि मतलब एक लिस्ट बना लेते हैं डैशबोर्ड टाइप, उसमें हम अपडेट करते रहते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, कि किसका प्रदर्शन कैसा रहा। संस्थागत संरचना, इसमें जो प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद है, ठीक है, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स, यह जो परिषद होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। उसमें सिविल सेवा सुधार, क्षमता निर्माण, इसके कार्यों को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए जो शीर्ष निकाय होता है उसके रूप में ये कार्य करेगी, ठीक है। इसमें कुछ जो चयनित जो केंद्रीय मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री, प्रख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन पेशेवर होंगे, विचारक होंगे, वैश्विक विचारक होंगे, लोक सेवा प्राधिकारी, इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। क्षमता विकास आयोग, ये क्या है? यह है आयोग, इस आयोग की निम्नलिखित भूमिका होगी। क्या करेगा ये? नाम से पता चल रहा है क्षमता का विकास करेगा। कैसी क्षमता का? जो वार्षिक क्षमता निर्माण योजना है उसका अनुमोदन करने में प्रधानमंत्री की जो सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद है उसकी सहायता करेगा। और जो हितधारक विभाग है, ठीक है, उसके साथ इन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना। सिविल सेवा क्षमता विकास से संबंधी सभी जो भी केंद्रीय प्रशिक्षित संस्थानों का कार्यात्मक निरीक्षण है ये करना, ठीक है। आंतरिक एवं बाह्य जो संकाय और संसाधन केंद्र है सहित जो साझा अधिगमन मतलब लर्निंग संसाधन होंगे उसको सृजन करना उनका, ठीक है। सभी सिविल सेवाओं में करियर के मध्य से सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जो है मानदंड निर्धारित करना, ठीक है। जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे वो निर्धारित किए जाएंगे क्षमता विकास आयोग द्वारा। उसके बाद जो मिशन कर्मयोगी उसमें क्या दिया गया है? जो सरकार है वो मानव संसाधन के प्रबंधन, प्रशिक्षण, क्षमता विकास इसके क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत उपायों का क्या करेगा? सुझाव भी देगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, विषय प्रयोजन वाहन, इसमें क्या किया गया है? जो कंपनी अधिनियम 2013 था उसकी जो धारा 8 है उसके तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए डिजिटल परिसंपत्ति, ऑनलाइन जो पैसा होता है, और आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व धारण एवं संचालन करने के लिए की जाएगी, ठीक है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में जो है समन्वय एकक कोऑर्डिनेशन यूनिट की भी इसके अंतर्गत स्थापना की जाएगी, ठीक है। उसके बाद विसल ब्लोअर संरक्षण, ये हमने जनवरी की उसमें पढ़ा था, पॉलिटी में आया हुआ था ये। जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने मतलब प्रस्तावित किया था कि मतलब एक विसल ब्लोअर होगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसकी जो गोपनीयता उसको सुरक्षा दी जाएगी, इस टाइप से, ठीक है। तो हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने जितने भी हमारे कॉरपोरेट्स हैं उनको यह सुझाव दिया कि जो भी विसल ब्लोइंग होंगे, जो सूचना प्रदायगी या मुखबिरी बोलते हैं इसे, ठीक है, मुखबिरी करना, इस तंत्र को प्रोत्साहित करे और जो सूचना प्रदाता होता है, जो सूचना को देता है, उसकी पर्याप्त सुरक्षा के उपाय करें, ठीक है, जिसे विसल ब्लोअर बोलते हैं। इसके बारे में तो विसल ब्लोअर वस्तुतः जो सार्वजनिक, निजी या तृतीय क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर होगा, उसके जो संगठन होते हैं उसमें भीतर जारी जो अनुचित कोई कृत्य हो रहा है ना, कहीं पे कदाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है आदि जितनी भी गतिविधियाँ होगी उनके बारे में किसी अधिकारी या प्राधिकारी या जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक कार्य कर सकता है। अगर साधारण भाषा में बोले तो इसे सूचना प्रदाता कहेंगे, विसल ब्लोअर। गोपनीयता या खुले तौर पर सीटी बजाकर अर्थात मुखबिरी कर, मतलब एक तरह से जो है अपने बड़े अधिकारी को एक तरह से जाके बता देगा कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। उपयुक्त अनुचित या अनैतिक गतिविधियों को इससे प्रकट कर सकता है। इस संबंध में जो है विसल ब्लोअर एक वर्तमान या पूर्व कर्मचारी, निदेशक हो सकता है, कंपनी का अधिकारी, कंपनी का सचिव हो सकता है, वस्तु या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता या स्वयंसेवक हो सकता है, ठीक है। भारत में विसल ब्लोअर की अगर स्थिति या विसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए कुछ तंत्र बनाए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, यह अधिनियम क्या करता है? किसी भी जो लोक सेवक होता है उसके द्वारा कृत भ्रष्टाचार, जानबूझकर शक्ति का दुरुपयोग या विवेकाधिकार के दुरुपयोग को प्रकट करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़न से सुरक्षा देता है, ठीक है। कहीं पे मान लीजिए अगर उसका उत्पीड़न हो रहा है कंपनी में, क्योंकि वो भी कंपनी का ही तो पार्ट है, तो उसको सुरक्षा देगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें सूचना प्रदाता जो विसल ब्लोअर होता है उसकी पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यह अधिनियम जो है विसल ब्लोअर की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार सरकारी अधिकारियों के साथ साथ कोई अन्य व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन भी विसल ब्लोअर हो सकते हैं, ठीक है। कोई बाहर का भी इसमें विसल ब्लोअर हो सकता है मतलब। अगला अधिनियम है शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। इसके उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई लोक सेवक या व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जो है लोकहित प्रकटन अर्थात लोकहित में कोई सूचना प्रकट कर सकता है, ठीक है। यह लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में या मंत्रियों सहित अन्य लोक सेवकों द्वारा जो शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है उसकी जानकारी प्रदान कर सकता है।
और उसके लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रणाली भी प्रदान कर सकता है। ठीक है, इस अधिनियम में जो है हमारी जो संघ के सशस्त्र बल होते हैं उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमारी जो आर्मी वगैरह है इन पर लागू नहीं होगा। अगर मतलब उसी में हमारे विसल ब्लोअर होगा तो इससे हमारी आर्मी की इमेज डाउन होगी, है ना। कोई भी प्रकटीकरण जो डिस्क्लोज़र होता है लिखित रूप में दे सकते हैं हम, या फिर ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है। सूचना प्रदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह पूर्ण विवरण प्रदान करे। मतलब ये ना है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देकर छोड़ दिया, पूर्ण विवरण दे कि कहाँ पे अनुचित कार्य हो रहा है। वह सहायक दस्तावेज या अन्य सामग्री उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आदेश से जो प्रभावित कोई व्यक्ति है उक्त आदेश की तिथि से 60 दिनों के अंदर, ठीक है, 60 डेज़ की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में वो अपील कर सकता है। उत्पीड़न के विरुद्ध रक्षोपाय, अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा तो केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति या लोक सेवक जिसने इस अधिनियम के तहत कोई प्रकटीकरण किया है वह किन्हीं कार्रवाइयों के तहत उत्पीड़ित ना हो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति असद्भाव या जानबूझकर शिकायतकर्ता की अगर पहचान बताएगा कि इसने जो है विसल ब्लोअर का कार्य किया है तो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक 2015, इसमें भी जो 2014 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए लोकसभा में इसे पुनर्स्थापित किया गया था, परंतु यह वर्ष 2019 में जो लोकसभा विघटित हो गई थी उसकी वजह से व्यपगत हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद अगला है भारतीय प्रतिभूति या विनियमन बोर्ड, जिसे सेबी पिट, SEBI-PIT, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। यह विनियमन इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित जो अंतरंग व्यापार होता है उससे संबंधित मामलों के बारे में सूचना या जानकारी प्रकट करने के लिए जो विसल ब्लोअर होता है और जो अन्य सूचना प्रदाता है उसको पुरस्कृत करता है। ठीक है, सेबी पिट ये क्या करता है, पुरस्कृत करता है जिसने विसल ब्लोअर का कार्य किया हो। जब किसी कंपनी या निगम में जो कार्य करने वाला या उच्च पद या पर आसीन व्यक्ति उसके पास उस कंपनी या निगम की प्रतिभूतियां या शेयर को अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी होती है। ठीक है, किसी अधिकारी के पास अगर शेयरों की जानकारी हो उस कंपनी के, तो वह व्यक्ति उक्त जानकारी का दुरुपयोग कर उन प्रतिभूतियों के व्यापार में संलग्न होता है। ठीक है, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कंपनी में उच्च पद पे हैं, आपके पास शेयर की वो है, नॉलेज है सब के कितने मतलब जानकारी होती है उनकी संवेदनशील, तो उसको क्या कर सकते हैं आप व्यापार में बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013, इस अधिनियम में स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसमें सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि उनके द्वारा जो विसल ब्लोअर है उसकी शिकायतों की जांच के लिए एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाए। ठीक है, उसके बाद है भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब जो इंडियन पिनल कोड है और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो हाल ही में जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उन्होंने एक रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का क्या है गठन किया इन दोनों के लिए, व्यापक समीक्षा के लिए इन दोनों की। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इसमें IPC और CRPC में। यह क्या करता है, अपराध की परिभाषा को निर्धारित करता है जो IPC होता है, इंडियन पिनल कोड, और CRPC क्या करता है, यह आपराधिक कानूनों के जो विनियमन हेतु उन्हें रेगुलेट करने के लिए प्रक्रिया के बारे में सूचित करता है। ठीक है, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाएगा। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो यह भारत की आधिकारिक संहिता है। इसके प्रारूप को जो प्रथम भारतीय विधि आयोग है उसकी अनुशंसा के आधार पर 1860 में, ठीक है, 1860 में बनाया गया था, ये 1882 में निर्मित किया गया था। ठीक है, यह आपराधिक कानूनों की सभी महत्वपूर्ण जो पहलू होते हैं उनको सम्मिलित करेगा IPC, और CRPC 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1882 में इसे बनाया गया था पहले। यह अपराध की जांच के लिए जो है एक मशीनरी तंत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह हमारे जो साक्ष्यग्रह होते हैं ना, जो एविडेंस इकट्ठा होते हैं, उसके अलावा जो अपराध या निर्दोषता या सज़ा उसके निर्धारण के लिए भी एक महत्वपूर्ण तंत्र होता है। समीक्षा हेतु कौन प्राधिकृत है, जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो है, BPRD, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके द्वारा इन दोनों की समीक्षा की जाती है, जिसका गठन 1970 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, मतलब जैसे जो प्रवासी मजदूरों जो हुए थे वो अलग अलग स्टेटों में रहते हैं ना, तो उनके लिए एक देश में एक राशन कार्ड व्यवस्था जारी की गई। ठीक है, कोविड-19 के प्रकोप के मध्य जो आर्थिक राहत पैकेज था उसके हिस्से के रूप में जो केंद्र सरकार है उन्होंने मार्च 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एक
राशन एक राशन कार्ड, इसके तहत जो भी लाभार्थी होगा आधार कार्ड से जुड़े अपने जो मौजूदा राशन कार्ड है उसका उपयोग करने के लिए देश में किसी भी फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस होता है फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न की खरीद कर सकता है। ठीक है, मतलब वो मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, ठीक है, और अगर आप प्रवासी हो गए हरियाणा में चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप जो है अपने राशन कार्ड को, जो आपका आधार कार्ड है उससे राशन जो है ले सकते हैं, पर लिमिट होती है इसकी 50% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है, उल्लेखनीय क्या है कि जो वर्तमान में जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, उसके तहत एक राशन कार्ड धारक केवल उसी एफपीएस जो फेयर प्राइस शॉप है उससे खाद्यान्न की खरीद कर सकता है जो उसके अधिवासी क्षेत्र में स्थित हो। अभी जो करंट में जो पॉलिसी चल रही थी इससे पहले, मतलब आप जिस स्टेट गए हैं उसी में आप अपने वहाँ से जो राशन का आपकी दुकान होती है वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, पर अब जो 2021 से लागू हो उसके अकॉर्डिंग आप पूरे देश में कहीं से भी खरीद सकते हैं इसको। ठीक है, राशन कार्ड को अपने जो राशन होता है। उसके अलावा जो पार्थ मुखोपाध्याय उसकी अध्यक्षता वाले जो वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन है, इसने 2017 में जो पीडीएस है इसके जो लाभ है उसको पोर्टेबिलिटी की संस्तुति की है। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारा जो भी कानून लागू हुआ है उसको इसके अंतर्गत पोर्टेबल कर दिया गया। ठीक है, इसके पश्चात जो सरकार है उसने अप्रैल 2018 में जो हमारा IMPDS जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो एकीकृत प्रबंधन था, ठीक है, उसकी शुरुआत की थी। बॉक्स में देखिए, ठीक है, अभी बॉक्स देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो इसके तहत क्या है, यह जो नई प्रणाली है जो एफपीएस है फेयर प्राइस शॉप है उसमें स्थापित जो एफपीएस जो आपके जैसे एरिया में एक राशन कार्ड की दुकान होती है ना, ठीक है, तो वो है ये, उसमें स्थापित जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल है ईपीओएस, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, इसके उपकरणों पर जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण है, ठीक है, बायोमेट्रिक मतलब जो हाथों से और आँखों से जो प्रमाणीकरण किया जाएगा उसके माध्यम से लाभार्थी की इसमें पहचान की जाएगी। ठीक है, इसके तहत एक प्रवासी जो दूसरे स्टेट में है उस व्यक्ति को उसके परिवार के निर्धारित कोटा के अधिकतम 50% तक जो है खाद्यान्न खरीदने की अनुमति प्राप्त होगी। मतलब आप दूसरी स्टेट में रह रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ आप 50% ले पाएंगे। ठीक है, बाकी 50% आपके घर पे ही जाएगा। इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर जो स्थानांतरित होने के पश्चात एक बार में संपूर्ण परिवार के लिए निर्धारित कोटे के बराबर खाद्यान्न ना खरीद पाए। ठीक है, एक बार अगर आधार सीडिंग के 100% होने और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ जो वो है ना पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल है उसके उपकरण की 100% स्थापना के पश्चात राशन कार्ड की जो राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी है उसको लागू कर दिया जाएगा। मतलब पूरे देश में आप कहीं पे भी हो राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी हो जाएगी, कहीं पे भी लीजिए अपना पूरा राशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आधार सीडिंग मतलब जो सेवा प्रदाता के डाटाबेस है उसमें निवासी के आधार पर संख्या को जोड़ा जाना। ठीक है, इसको लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में यह जो है 17 राज्य और 17 और संघ राज्यों में जो है लागू होगी। ठीक है, अगर इसके लाभ की बात करें तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड है उस योजना है वो राशन कार्डों के जो अंतर राज्य के साथ साथ अंतर्राज्यिक पोर्टेबिलिटी प्रदान करेगी। मतलब एक तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए, ठीक है, इंटर स्टेट हो गया वो, और एक आप एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा इंटर स्टेट के अंदर ही मूवमेंट करना। ठीक है, तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, जिससे क्या होता है अंतरा राज्य प्रवासी सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। IMPDS जो पोर्टल है उस पर अंतर्राज्यिक पोर्टेबिलिटी उपलब्ध होगी। ठीक है, मतलब अंतर्राज्यिक क्या होगा, जो हमारी है ना अंतर्राज्यिक इंटर स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही मूवमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो IMPDS जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत मैनेजमेंट है ना, जो प्रबंधन है उसके अंतर्गत। ठीक है, अन्न वितरण पोर्टल पर अंतर्राज्य पोर्टेबिलिटी उपलब्ध होगी। जो हमारा अन्न वितरण पोर्टल है उस पर अंतर्राज्य मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने पर पोर्टेबिलिटी उपलब्ध होगी। ठीक है, IMPDS का याद रखिएगा और अन्न वितरण का। ठीक है, लाभार्थियों को जो सब्सिडी युक्त खाद्यान्न है उसके वितरण को जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण है उसके माध्यम से किए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो है अन्न वितरण पोर्टल इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अन्न वितरण पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल जो है जिला स्तर तक खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण मात्रा के साथ साथ
लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की जो अखिल भारतीय स्थिति है उसको भी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जिला स्तर पर इनको प्रदर्शित करने के साथ जो लाभार्थियों के प्रमाणीकरण की जो अखिल भारतीय टोटल जो भारत है, पूरा भारत है, उसकी स्थिति को भी ये प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यह एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जो है फर्जी जो राशन कार्ड होंगे, जो अन्नदाता पोर्टल है ना, इसमें और क्या पता चलेगा, जो फर्जी राशन कार्ड होंगे उनको जो है सूची से हटाने में सहायता करेगा। यह रिसाव आदि को रोककर बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल को नियंत्रित करेगा। ठीक है, जो खाने की वेस्टेज होती है उस पर जो है ये नियंत्रण करेगा उसका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 NFSA जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, यह खाद्य सुरक्षा के संबंध में कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण इसके और परिवर्तन का परिचायक होगा। कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार आधारित, कि हम जो सरकार है वो कल्याण नहीं कर रही बल्कि ये जनता का अधिकार जो है आधारित दृष्टिकोण होगा, मतलब ये जनता का अधिकार है जो खानों ने मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो टेबल में दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले राशन कार्ड के बारे में। तो राशन कार्ड क्या है, यह राज्य सरकार के एक आदेश का प्राधिकार के तहत जारी किया गया एक तरह का दस्तावेज है। जो हमारी जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, उसके माध्यम से इनका प्रयोग कर जो सब्सिडी दर होती है उस पर उचित मूल्य की दुकान से आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जाती है। जो फेयर प्राइस शॉप होती है ना, हमारी राशन की दुकान होती है, उससे आवश्यक वस्तुओं की जो है खरीद की जाती है। ठीक है, राज्य सरकारें जो एक तो APL होता है, अबोव पॉवर्टी लाइन, और BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, एक होता है अंत्योदय परिवार, उनको विशिष्ट राशन कार्ड जारी किया जाता है तथा राशन कार्ड की आवधिक समीक्षा एवं जांच कर दी जाती है। ठीक है, पहचान हेतु प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा। यह जो है अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे निवास प्रमाण पत्र, निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करवाने आदि के लिए आवेदन करते समय पहचान का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। ठीक है, इसका मतलब पहचान पत्र में भी यूज़ करते हैं लोग राशन कार्ड को। उसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो IMPDS है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जिसमें अंतर्राज्यिक वो होती है, पोर्टेबिलिटी होती है। तो इसमें क्या है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना ही है जिसे उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो मंत्रालय है उसके तहत लागू किया गया है। ठीक है, मंत्रालय क्या है इसका, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 है, जो हमने अभी नीचे देखा था, उसके तहत जो खाद्यान्न वितरण है उसमें देशव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मतलब आप देश में कहीं पे भी हो, आपका जो राशन कार्ड है वो पोर्ट हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लाभार्थी डेटा अर्थात लाभार्थियों के जो दोहराव को रोकने हेतु जो राष्ट्रीय स्तर पर डेटा निक्षेपागार, ठीक है, रेपोजिटरी, इसका सृजन करना। ठीक है, नेशनल लेवल पर डाटा जो निक्षेपागार है उसका सृजन करना, मतलब एक इंसान 2 बार राशन ना ले पाए। ठीक है, निरंतर सुधार लाने हेतु डेटा विश्लेषण संबंधी उन्नत तकनीकों का इसमें यूज़ किया जाना। ठीक है, उसके बाद जो यह अधिनियम है वो विधिक रूप से जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है, TPDS, उसके तहत जो सब्सिडी युक्त खाद्यान्न होते हैं ना, जिस पे सब्सिडी मिलती है आपको खाद्यान्न पे, उसको प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक जो शहरी आबादी है उसको अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है, जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत लगभग 81 करोड़ लोगों को जो है सब्सिडी युक्त अर्थात रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ये जो लाभार्थी होंगे वो TPDS के अंतर्गत आने वाली अपनी निकटवर्ती जो फेयर शॉप होगी, जो राशन कार्ड की दुकान होती है ना, फेयर प्राइस शॉप, उससे जो है 3 रुपये में आपको किलोग्राम की दर से चावल, 2 रुपये किलोग्राम की दर से गेहूँ, 1 रुपये किलोग्राम की दर से जो मोटा अनाज होगा वो खरीदने का हकदार होता है। ठीक है, इसका संचालन जो है केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जवाबदेही के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार का अगर उत्तरदायित्व देखें तो इसमें जो जितने भी राज्य या संघ शासित प्रदेश हैं उनके खाद्यान्नों का आवंटन करता है केंद्र। नामित डिपो तक खाद्यान्नों का जो है परिवहन का खर्चा भी केंद्र देता है। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI है, उसके गोदामों से FPS तक जो राशन कार्ड की दुकान होती है ना, फेयर प्राइस शॉप, उस तक जो खाद्यान्न वितरण है उसके लिए राज्य और संघ शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व क्या होता है, पात्र परिवारों की पहचान करना कि किनको जो है मिलना चाहिए,
और राशन कार्ड जारी करना, ये भी राज्य सरकार करती है। एफपीएस की जो कार्यप्रणाली है उसकी निगरानी के साथ साथ परिचालन संबंधी कार्य भी राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद लक्षित जो टारगेटेड जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो 1997 में निर्धन जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रारंभ किया गया था। टीपीडीएस के तहत जो लाभार्थी है उनको निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबोव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, टीपीडीएस को और अधिक केंद्रित तथा लक्षित बनाने हेतु 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा। यह जो बिलो पॉवर्टी लाइन लाभार्थी है उसके मध्य सबसे निर्धन परिवार, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली, उन पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, अगला टॉपिक है जो बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी है उनका रेगुलेशन। ठीक है, फेसबुक, गूगल, इनका क्या है, एकाधिकार शक्ति का दुरुपयोग के डर से मतलब संपूर्ण विश्व में इन पर कई जांचें चल रही हैं। उनके लिए जो रेगुलेटरी तंत्र, विनियामक तंत्र है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सन 2000। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, यह जो अधिनियमित कंप्यूटर संसाधन होते हैं उनके उपयोग से संबंधित सभी जो गतिविधियाँ उनको शासित करता है। ठीक है, जितनी भी गतिविधियाँ होंगी जो अधिनियम कंप्यूटर संसाधन है उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, तथा सभी जो भी मध्यवर्ती होंगे उनको सम्मिलित करता है जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों जो रिकॉर्ड होते हैं उनके उपयोग में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी जो कंप्यूटर का यूज़ करेंगे और जो उनके जो डाटा होता है ना उनको सेव करते हैं, तो वहाँ पे भी इनका यूज़ होगा। किसी कंप्यूटर संसाधन में जो सृजित मतलब कंप्यूटर ने बनाया हो या पारेषित मतलब ट्रांसफ़र किया हो, प्राप्त किया हो या भंडारित किया हो, किसी भी सूचना के जो अंतर्रोधन होगा मतलब उसे वहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा देश के, या फिर उसकी निगरानी करना। ठीक है, जिसे विगूढ़न भी कहते हैं, उस पर जो केंद्र और राज्य होगी उसके जो निर्देश होंगे वो जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, इस अधिनियम को। उसके बाद सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग, तो इसके अंतर्गत जो सहभागिता और प्रवर्तन होता है उसके माध्यम से जो अनुकूलन प्रतिस्पर्धी संस्कृति है। ठीक है, मतलब जो कॉम्पिटेंस है उसको अनुकूल करना, उसका संवर्धन करना और बनाए रखना, यह निर्धारित करता है कि क्या किसी प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग किया है या नहीं किया है। ठीक है, जो सीसीआई है इसको एक प्रभावी कंपनी को विभाजित करने का अधिकार प्रदान होता है। मतलब कोई भी बड़ी कंपनी अगर वो दुरुपयोग करे तो ये उसको विभाजित कर सकती है। ठीक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कंपनी अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग ना करे जिसका बाद में आह्वान किया जा सकता हो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है प्रवर्तन निदेशालय, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, ईडी। बिजनेस टू कंज्यूमर B2C उद्यमों के प्रत्यक्ष जो वो होता है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसके मामले की ये जो है निगरानी करता है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन अगला टॉपिक है। ठीक है, जो यूके स्थित एक कंपनी है 10 VPN। ठीक है, टॉप 10 VPN। ठीक है, टॉप 10 VPN ये कंपनी का नाम है। इसने एक रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 2020 है उसमें इंटरनेट शटडाउन हुआ था जो भारत में, उसको भारत को लगभग $2.8 बिलियन का इससे नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, ज्ञातव्य है कि इसके कारण विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग $4 बिलियन का कुल नुकसान हुआ, जिसमें 70% हिस्सेदारी किसकी थी, जो है भारत की थी। तो ये कुछ प्रावधान है जो इंटरनेट शटडाउन से संबंधित है। ठीक है, इंटरनेट को जो बंद करते हैं। सबसे पहले 2017 से पहले की अगर बात करें तो उस टाइम कोई कानून था ही नहीं खास, है ना। तो उसके अलावा ये था धारा 144 थी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि 5 या उससे अधिक लोग जो है इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ठीक है, जो कि उसके अलावा भारतीय तार अधिनियम 1885 था। ठीक है, तो इसमें कौन आदेश जारी कर सकता था, जो जिला अधिकारी होता था, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता था, राज्य द्वारा अधिकृत कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट। शटडाउन की अवधि क्या होती थी, 144 जो है 2 महीने से अधिक की नहीं होती थी, या फिर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो 6 महीने तक उससे विस्तार किया जा सकता था। 2017 के बाद कानून आया दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन, जो लोक आपात या लोक सुरक्षा के नियम 2017 में आया। ठीक है, भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा जो 7 थी उसके तहत प्रदत्त जो गिवन जो पावर थी उसका प्रयोग करके यह नियम बनाया गया। ठीक है, जो ऊपर पढ़ा था ना, इसका यूज़ करके इसे बनाया गया। 2017 के नियमों के बावजूद सरकार ने अक्सर धारा 144 के तहत व्यापक शक्तियों का उपयोग किया है। ठीक है, कौन जारी कर सकता था, संघ या राज्य सरकार के केवल जो गृह सचिव होते हैं,
वो आदेश जारी कर सकते थे, और इस आदेश की एक समिति होती थी जिसके द्वारा 5 दिन के भीतर समीक्षा की जाती थी। ठीक है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जो है संघ या राज्य सरकार उसके जो गृह सचिव होते थे उसके द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव, मतलब दोनों दो स्टेट का कोई एक संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी आदेश जारी कर सकते थे। ठीक है। उसके अलावा शटडाउन, इसमें अवधि क्या होती है, ये दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन 2020 के अंतर्गत जो इंटरनेट सेवा थी उसको निलंबित करने का आदेश 15 दिनों से अधिक के लिए प्रचालन या प्रभावी नहीं रहता था। ठीक है। उसके अलावा इंटरनेट शटडाउन के लिए अन्य प्रावधान क्या थे? जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 थी उसकी धारा 69A के तहत सरकार को जो है निश्चित वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान की। मतलब कोई पर्टिकुलर कोई साइट है जिसको वो ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर देते थे, ना कि संपूर्ण इंटरनेट को। ठीक है। इसमें समीक्षा समिति कौन सी थी? संघ स्तर पर, मतलब 2 राज्यों के जो एक संघ होता है उसके स्तर पर इसमें कैबिनेट सचिव जो है अध्यक्ष होता था, तथा विधि कार्य विभाग के जो भार साधक सचिव होता था वो सदस्य होते थे, और दूर संचार विभाग का जो सचिव होगा वो भी इसका सदस्य होता था। राज्य स्तर पर इसमें जो है मुख्य सचिव जो है वो अध्यक्ष होते थे। भार साधक विधि या विधि परामर्शी विधि कार्य सचिव ये सदस्य होते थे, या फिर राज्य सरकार का एक सचिव जो होता था वो गृह सचिव के अलावा, जो गृह सचिव होगा उसको छोड़कर कोई भी राज्य सरकार का एक सचिव जो है इसके सदस्य के रूप में शामिल होते थे। डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI। ठीक है। तो ये क्या है, तो कुछ मंत्रालयों के बीच में वो किया गया, सर्वे किया गया और उनकी रैंकिंग निकाली गई। ठीक है। जिसको जो है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू दर्शाया गया। तो उस पर सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो रसायन और जो उर्वरक मंत्रालय थे उसके अधीन उर्वरक विभाग के आर्थिक जो गतिविधियाँ थी उसमें 16 मंत्रालयों में के विभाग में इसे जो है दूसरा स्थान दिया गया। ठीक है। और 65 मंत्रालयों के विभाग में इसे तीसरा स्थान दिया गया, जो हमारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय था। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं ये होता क्या है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं या केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो डायरेक्ट जहाँ पे पेमेंट केंद्र करती है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन, मतलब कुछ ऐसी योजनाएं होती है जहाँ पे जो है केंद्र के द्वारा शुरुआत की जाती है पर उसमें राज्य सरकार का भी पैसा होता है। ठीक है। इसके कार्यान्वयन पर विभिन्न मंत्रालयों विभागों के प्रदर्शन का इसमें आकलन होता है। ठीक है। इसे जो है नीति आयोग के अंतर्गत विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा इसे संचालित किया जाता है। ठीक है जी। इसका उद्देश्य क्या होता है DGQI का? इनमें मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कंपटीशन बढ़ाना, अलग अलग मंत्रालयों की रिपोर्ट निकलेगी, कुछ ऊपर आएंगे कुछ नीचे आएंगे, तो आपस में क्या होगा, कुछ कंपटीशन, उसमें जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, इसको बढ़ावा मिलेगा, है ना। यह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो सरकारी नीतियाँ, योजना और कार्यक्रम है उनके कार्यान्वयन ढांचे को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। सरकारी सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए विभिन्न जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जैसे भारतीय विशिष्ट पहचान जो UID है, ये पढ़ा हमने, नेट ग्रिड, राष्ट्रीय सूचना ग्रिड होती है, अंतः प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJC, DNA डेटा बैंक, बिग बैंक विश्लेषण, ये सब क्या है जो कार्यक्रम है जो संचालित किए जाते हैं। ठीक है। DGQI के 6 प्रमुख विषय कौन से हैं? डेटा उत्पादन, डेटा की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उत्पादन, डेटा विश्लेषण, उपयोग एवं प्रसार, डेटा सुरक्षा एवं मानव संसाधन क्षमता तथा केस स्टडी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। ये सब इसके विषय हैं 6 प्रमुख। अगला जो टॉपिक है राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना संबंध नीति, जो नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी NPMPF। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है नीति आयोग और जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो NPMPF है उसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है। किसके द्वारा? नीति आयोग और QCI द्वारा। ठीक है। याद रखिएगा इन दोनों द्वारा इसका शुरुआत किया गया। तो NPMPF ये क्या है, एक कार्य योजना प्रदान करती है। इसमें क्या योजना जो है स्टार्ट की जाती है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जो अवसंरचना होते हैं, उसके विकास के लिए एक कार्यक्रम और परिवार प्रबंधन दृष्टिकोण इसका अंगीकरण करना। ठीक है। उसके अलावा कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन के पेशे को संस्थागत बनाना और इसको बढ़ावा देना। ठीक है। जो हमारा प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच है इसको संस्थागत बना देते हैं और इसको बढ़ावा मिलता है, और इससे संबंधित पेशेवरों को कार्यबल का निर्माण होता है। पेशेवरों की संस्थागत जो क्षमता और सामर्थ्य है उसमें भी इससे क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। यह भारत के जो अवसंरचना परियोजना उसको निष्पादित करने के तरीके से महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना करता है। NPMPF ये क्या है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को प्रभावित किए बिना जो उच्च गुणवत्तापूर्ण
गुणवत्तायुक्त अवसंरचना व सुदृढ़ प्रशासन की व्यवस्था करेगा तथा लागत और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, उसको कम करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, इसके बारे में कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन को के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो यहाँ पे हमने पढ़ा। यह एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक परियोजना के विशिष्ट घटकों को एकीकृत करता है, जो इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं उन सबको एकीकृत करता है। ठीक है, यह अपने दृष्टिकोण का परस्पर संबंध है। घटक परियोजनाओं के विभिन्न विषय जैसे कि इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, योजना, खरीद, निर्माण, वित्त के साथ साथ जो विभिन्न घटक होते हैं जैसे विद्युत, जलमार्ग, राजमार्ग, जल अपशिष्ट प्रबंधन, इन सब का क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, कार्यक्रम प्रबंधन प्रकृति के में जो है रणनीतिक और परियोजना में क्या करता है, कार्यनीतिक। ठीक है, कार्यक्रम में रणनीतिक और परियोजना में क्या करता है, कार्यनीतिक। ये है कार्यक्रम प्रबंधन कई योजनाओं के समन्वय के माध्यम से अपेक्षित जो उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति कर केंद्रित होता है। परियोजना प्रबंधन में नियोजन की जो रणनीति होती है और जो वर्क आउटपुट होता है उसको निष्पादन पर क्या है, ध्यान केंद्रित किया जाता है इसके अंतर्गत। उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जैसे ई ग्राम जो स्वराज पोर्टल है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये है, पहला है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा पंचायती राज के जो पंचायती राज मंत्रालय, उसने देश भर में जो पंचायती राज संस्थान है उसमें ई गवर्नेंस को सशक्त बनाने के लिए जो है इस पोर्टल का लॉन्च किया। उद्देश्य क्या होता है इसका, विकेंद्रीकृत योजना निर्माण। मतलब जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि गाँवों को विकेंद्रीकृत किया जाए, मतलब इंडिविजुअल के पास पावर दी जाए, तो उस टाइप से कार्य प्रगति की रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन से बेहतर पारदर्शिता इसमें लाना, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, उसके अलावा पूर्ण पंचायत की, यह पंचायत की पूर्ण प्रोफाइल, इसके वित्तीय विवरण क्या है, परिसंपत्ति का विवरण, मतलब कितनी संपत्ति है, कितना पैसा खर्च हुआ है, ग्राम पंचायत विकास योजना जो GDP है उसके माध्यम से की गई जो भी गतिविधियाँ उसके विवरण आदि के साथ जो पंचायत की संपूर्ण जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए एकल मंच प्रदान करता है। ठीक है, 2020 से 21 के लिए लगभग 2.43 लाख ग्राम पंचायतों ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपनी जो GDP है उसको अंतिम रूप प्रदान किया। ठीक है, अगला है सार्वजनिक मामलों का सूचकांक 2020। ठीक है, जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है 2020, इसको लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या है, PI में जो शासन के जो आधार पर जो राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र है उनको रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक डाटा संचालित मंच है। ठीक है, ये क्या है, गैर लाभकारी संस्था है, पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा इसे जो है विकसित किया गया है। शासन के प्रदर्शन का विश्लेषण जो है समानता, विकास और धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी होता है ना जो, उसके 3 स्तंभों पर परिभाषित सतत विकास के संदर्भ में किया गया है। बड़े राज्यों जैसे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य हैं, ये बड़े राज्य हैं। ठीक है, और छोटे राज्यों, बड़े राज्यों से मतलब यहाँ पे है कि इनकी रैंकिंग बता रहे हैं। ठीक है, बड़े नहीं मतलब रैंकिंग वाइज दिखा रहे हैं। ऊपर सबसे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, और निचले स्तर पर है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार सबसे क्या है, निचले क्रम पर हैं। छोटे राज्यों की श्रेणी में, सॉरी एक सेकंड, ये जो है बड़े राज्य ही सही है। ये मैंने वो नीचे पीछे रैंकिंग देखा तो उसकी वजह से थोड़ा गलत हो गया। ये बड़े राज्यों की श्रेणी, मतलब यहाँ पे जो जितने भी बड़े राज्य ना, ये उनके बीच में जो है वो हो रहा है, इनकी रैंकिंग दिखाया जा रहा है। तो उनमें सबसे ऊपर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। नीचे हमारा जो है उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और बिहार है। ठीक है, तो ये इस टाइप से रैंकिंग रखी है। उसके बाद अगर छोटे राज्यों में देखें तो गोवा पहले पे है, मणिपुर क्या है, अंतिम स्थान पर है। संघ राज्य क्षेत्रों की जो श्रेणी में जो है वो चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला है शहरी शासन सूचकांक 2020, जो अर्बन गवर्नमेंट इंडेक्स 2020 है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसे हाल ही में किसने स्टार्ट किया है, प्रजा फाउंडेशन द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। UGI जो है, जो राज्यों को इस आधार पर रैंक प्रदान करती है कि वे ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन के जो वास्तविक सशक्तिकरण है उसके संदर्भ में किस स्तर पर है। ठीक है, UGI के अनुसार ओडिशा ने शहरी प्रशासन में सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है, जबकि मणिपुर और नागालैंड सबसे निचले स्तर पर है। ठीक है, सूचकांक से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा राज्य के संविधान की जो 12वीं अनुसूची है, नगर पालिकाओं से संबंध है, अर्बन गवर्नमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिकाओं से संबंध है, जो उसमें उल्लेखित 18 कार्यों को अपने शहरी निकायों को प्रायोजित नहीं किया है। ठीक है, मतलब जैसे कि ओडिशा है तो उन्होंने अपने जो 18 कार्य हैं उनको अपने शहरों में जो प्रायोजित किया है। ठीक है, इस टाइप से इसकी रैंकिंग निकाली गई है। भारतीय डाक द्वारा
5 स्टार गांव योजना का शुभारंभ। ठीक है, लॉन्च 5 स्टार विलेज स्कीम। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रमुख डाक योजनाएं हैं उनके सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली योजनाओं में शामिल है बचत बैंक खाते, सुकन्या समृद्धि खाते, पीपीएफ खाते, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता आदि। ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो सुदूरवर्ती ग्रामीण है, जो मतलब काफ़ी दूर हैं, जहाँ पर मतलब पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, उन क्षेत्रों में सार्वजनिक जागरूकता, डाक उत्पादों व सेवाओं तक पहुँच अंतराल को समाप्त करना। उसके अलावा यदि कोई गांव उपयुक्त सूची में 4 योजनाओं के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करता है तो उस गांव को क्या 4 स्टार दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके पास 4 योजनाएं हैं तो वो 4 स्टार में आ जाएगा। यदि कोई गांव 3 योजना को पूर्ण करता है तो इस गांव को 3 स्टार का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो बस पॉलिटी के लिए इतना ही, और बाकी इसके बाद मैं देखता हूँ आज इकनॉमी का भी क्या बोलते हैं डाल दूँगा। उसके बाद शायद अभी एनवायरनमेंट का वहाँ साइट पे तो नहीं आया, मैंने कहीं और से शायद लेके वो डाला था। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे, कोशिश करेंगे इस हफ्ते में हो जाए इकनॉमी और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए अगर पसंद आए, और बस हैव अ गुड डे।